नमस्कार। ईटीवी भारत के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तेज तर्रार विधायक रामबाई से। रामबाई मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से विधायक बनी है चर्चा में है। जानते हैं उनसे चर्चा के क्या कारण हैं और क्यों चर्चा में बनी रहती हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र को नवाजती हैं, किस तरह से क्षेत्र के प्रति गंभीर है, मध्य प्रदेश के प्रति गंभीर है। रामबाई जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। किस तरह से आप अपने क्षेत्र को संभालती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है मध्य प्रदेश में, एक शायद 2 विधायक हैं मैं समझता हूँ आपको मिला के। जी। नहीं, संभालती तो मैं बहुत अच्छे से हूँ और अपनी पथरिया विधानसभा की जनता के लिए जो भी समस्या, मैं जब से जनप्रतिनिधि बनी हूँ मैंने रेगुलर क्षेत्र में जनता के प्रति हमेशा सजग रही हूँ। और बल्कि चाहे कोई भी विधानसभा के यहाँ मेरे यहाँ आ जाते हैं लोग, गरीब आदमी कोई भी, तो मैं सबकी सुनती हूँ। लेकिन लोग बताते हैं कि आप बहुत तेज तर्रार हैं और अधिकारी जो है आपसे कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि किनारा कर लेते हैं कि रामबाई आ रही हैं, किनारा कर लिया जाए। अब ये तो अधिकारी को ऐसा क्यों लगता है, जो गलत होता है वो किनारा करता है, जो सही होता है वो कभी के न वो सामना करता है। तो मैं तो सही हूँ और जो सत्य रहता है वो बोलती हूँ। तो अधिकारी किनारा करते हैं तो जो गलत होते हैं वही किनारा करते हैं। नहीं, आपने बीच में एक बात बोली थी कि भाई थोड़ा बहुत रिश्वत ले ली जाए तो चलती है और लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए व्यवहारिक। देखिए, मैं आपने पूरी वाइट सुनी नहीं है हाँ शायद। जी। उसमें मैंने ये बोला था हाँ। कि आपको इन गरीबों ने से 10-10, 8-8 हज़ार रुपए लिए हैं, ऐसे क्यों लिए आपने? हाँ। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लेने चाहिए। अगर कोई आपको स्वेच्छा से 1500 रुपया देता है तो वो आटे में नमक बरोबर चलता है। ये मैंने और अभी आपने मुझसे पूछा कि ऐसा बोला, हाँ। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि इस भारत में एक भी विभाग, एक भी अधिकारी, कर्मचारी, सचिव से लेके जितने भी चपरासी से लेके जितने, एक भी बता दो जिसने पैसे ना लिए हो। है कोई ऐसा? मतलब रिश्वत व्यवहार बन गई ऐसा माने अपन उसको? बिल्कुल, कोई ऐसा सदियों से, आज थोड़ी है, पर इस पे कोई लगाम लगा पाया? मैंने तो फिर भी, और आज बोलती हूँ और कल बोलती हूँ और फिर बोल रही हूँ मैं आपसे कि हाँ, गरीब आदमी जो है उसको छोड़ें। आपसे सब जुड़े हैं, गरीब आदमियों की भाई बैलेंस बना रहने चाहिए, अमीर-गरीब सब जुड़े हैं आपसे। मैं ये आज भी बोलती हूँ, मुझे उससे कोई कोई भी कुछ भी बोले, आप मेरी चैनल पे कुछ भी दिखाएँ, कुछ भी मेरे प्रति के रामबाई ने बढ़ावा रिश्वत को दिया। भाई रिश्वत खत्म हुई कहाँ है? और कौन शायद आपको भी पैसे लगते हों, चैनल वाले हैं आप, फिर भी आपको पैसे लगते होंगे। मैं सच्चाई से वाकिफ़ हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये बोलती हूँ हर हर व्यक्ति से, अधिकारी, कर्मचारी से, कि आपके दरवाजे पे सब आते हैं। अच्छा, ऐसा कभी कोई मौका आया जब आपको रिश्वत देना पड़ी हो? ऐसा मौका तो कभी आया ही नहीं है। मेरे क्षेत्र में जो मेरी विधायक निधि है और जो गौण खनिज की राशि रहती है, हाँ। अधिकारी जो ब्लॉक सीईओ हैं, उनसे मैं स्पष्ट बोल देती हूँ ये मेरी निधि है और ये मैंने सरपंचों को दी है। इसमें आप कोई कमीशन नहीं लेंगे, एक बात ध्यान रखना। सरपंचों से भी बोल देती हूँ, इंजीनियर से भी बोल देती हूँ कि कोई भी अगर ये पैसा लेगा इसमें से, और जो जिसे भी मैं देती हूँ सरपंच को, जिस भी पंचायत में, तो एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि मुझे ऐसा काम चाहिए कि 10 साल ये इस पे आँच ना आए। हाँ, मतलब गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए। गुणवत्ता पूरा अभी अभी एक एक बात और आई, खाद्य संकट मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, आपके यहाँ भी आया। आपने कोई दबाव बनाया सरकार के ऊपर, रैक वहाँ दमोह आई, लेकिन बीजेपी के नेता उस पर ये प्रेशर अपना वो ले रहे हैं कि हमारे कारण रैक आई। आप कह रहे हैं कि आपके कारण रैक आई, असलियत क्या है इसकी? देखिए, जब मैं 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही हूँ, 6-7 दिन, तो मिशन हॉस्पिटल में, उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, मैं चल भी नहीं पाती थी। उस समय फ़ोन बहुत आते थे। तो इधर ही आपके भोपाल में चौहान साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई थी कि आप एक रैक ज़रूर लगवा दें, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना जनता रोडों पे बैठ जाएगी और मजबूरन मुझे भी साथ में बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैडम ये मेरा वचन है आपसे कि 1-2 दिन के अंदर रैक लग जाएगा। वो 1-2 दिन के अंदर रैक लगा भी। उसमें मैंने पूरा वीडियो जब लगा तो पूरा वीडियो मैंने वायरल भी किया, अपने लोग भेजे कि रैक उतर रहा है। ये चर्चा हुई, जब उसके बाद मैंने वाइड दी। अब अगर कोई बोल रहा है, मैं तो और कि मैंने लगवाया, कुछ नहीं लगवाया, मैं तो बोलती हूँ किसी ने भी लगवाया। चलो बीजेपी वाले बोल रहे हमने लगवाया। मुझे तो संतुष्टि इस बात की है कि किसानों तक खाद पहुँच गया, किसी ने भी लगवाया।
किसानों तक पहुंच गया। बीजेपी को सारा श्रेय मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्षेत्र की जनता का काम होना चाहिए, श्रेय कोई ले ले उससे कोई मतलब मुझे नहीं। कोई फर्क नहीं एक पड़ता। एक सवाल और है, चूंकि आप बहुजन समाज पार्टी में हैं और देश में 80% लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आरक्षण में आए, चाहे अल्पसंख्यक से आरक्षण में आए, या अनुसूचित जाति से आए, अनुसूचित जनजाति से आए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बहुजन समाज जैसी पार्टी क्यों स्थापित नहीं हो पाई? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि लोग भी भारत में आपने देखा है, एक तो शिक्षा की कमी है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपने देखा हो। फिर दूसरी बात है, आपने ये भी देखा है कि इधर राजनीति ऐसी है कि धर्म पे या कछु पे भी जनता हो वो कर देते हैं तो बहक जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी अगली विधानसभा जो 23 में है, इसमें मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बीएसपी के विधायक बनेंगे और अच्छी पोजीशन रहेगी। अच्छा, अभी जो आरक्षण की बात मध्य प्रदेश सरकार ने कही है कि हम 27% आरक्षण देंगे पिछड़ों को। कांग्रेस की जब सरकार थी कमलनाथ की, उन्होंने भी कहा था हम 27% आरक्षण देंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख है? 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति को मिल रहा है वो तो है ही। इसके अलावा गरीब सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की बात 10% की आई है। आप कितनी सहमत हैं इन सब चीज़ों से कि आरक्षण लगातार मिलना चाहिए, आरक्षण समय समय कम हो गए और लोगों को सक्षम बनाना चाहिए? देखिए, जो आरक्षण की बात है वो मिलना चाहिए, 100% मैं उसमें सहमत हूँ। पर बोलते सब हैं, करता कोई नहीं है। करने तो चाहिए भाई, बोलने को तो मैं भी बोल दूँ कुछ भी, लेकिन मैं तो कभी ऐसा बोलती नहीं हूँ जो कर ना सकूँ। पर आरक्षण की जो बात हुई है 27, मुझे तो ऐसा लगता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिलने चाहिए। इस विधानसभा के अंदर 50% अगर महिलाएं स्थापित हो जाएंगी तो नक्शा ही और अलग रहेगा। मतलब जातिगत आरक्षण के अलावा वर्गगत आरक्षण भी आप चाहती हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, महिलाओं के प्रति होने चाहिए ऐसा, क्योंकि जो महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है अगले चुनाव में? बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सिर्फ इतना है, जो मेरी सोच है मैं वो बता रही हूँ कि प्रत्याशी बस एक ऐसा होना चाहिए जिसे जनता पसंद करती हो। जिसे जनता पसंद करती हो, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। और मुझे जनता पे मध्य प्रदेश की भरोसा है, पिछड़ों पे है, एससी पे है, सभी सब वर्गों पे भरोसा है कि वो इस बार बीएसपी के विधायक बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। आप शादी से पहले पिछड़े वर्ग से थी आज भी और आप अभी भी हैं, लेकिन आपकी जो शादी हुई वो सामान्य वर्ग में हुई है। तो और बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये है कि वो दलितों की पार्टी है। कैसा समन्वय आप बना रही हैं? तो देखिए, मेरे पिताजी के लड़की की जो जाति है वो पिता से जानी जाती है कि नहीं? तो मैं तो किशोरी पटेल मेरे पिताजी हैं, तो मेरा पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी है। माँ के नाम से कौन, पति के नाम से कौन जानता है? पति तो सिर्फ औरतों के माथे पे फिर लास्ट में वो हो जाता है कि रामबाई गोविंद सिंह फलाने फलाने सिंह। भाई जन्मदाता तो मेरे माँ बाप किशोरी पटेल राधिका रानी पटेल है ना। जी जी। तो मैं तो, मुझे तो उनने जन्म दिया, तो मैं तो वो कुर्मी समाज से हूँ, तो मैं कुर्मी समाज से हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, मध्य प्रदेश में आप जब विधायक बनी तो आपने 2 मुख्यमंत्री देख लिए, एक कमलनाथ देखे, दूसरे शिवराज सिंह चौहान देखे। दोनों में आप किसको श्रेष्ठ मानती, किसकी मतलब कार्यप्रणाली को लेकर पूछ रहा हूँ मैं? देखिए, दोनों एक से एक ही जैसे हैं दोनों, मतलब, लेकिन जो कमलनाथ दादा थे वो उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे बाप पिताजी की तरह थे, और मुझे उनसे अच्छा कोई नहीं लगा। वो जो थे वो अलग थे, वो एक विकास की ओर बहुत ज़्यादा भारत के मध्य प्रदेश के प्रति उनकी एक अलग सोच थी। जैसे आज वो इंदौर में आईफा करवा रहे थे, उससे आज भारत का कितना बड़ा फायदा होता, एक भारत का नाम होता। आप भी समझते हैं, मध्य प्रदेश का नाम होता, आप भी समझते हैं कि सारा अगर वो होता तो आज भारत के कितने विदेशों के देश, आज जो दुबई में होता, जो होता, तो वो इधर अगर हो रहा था। तो दादा की एक सोच ऐसी थी, उन्हें पैसों से लोभ लालच ये नहीं था। मैं कभी भी
ना आज है ना कभी ज़िंदगी में शायद उनको रहेगी। तो उनकी सोच थी जो वो एक विकास की थी कि कैसे मध्य प्रदेश को एक अच्छे जो गरीब हैं, जो सभी श्रेणी के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, एससी के हैं, सबको कैसे उठाया जाए, कैसे इनके प्रति ऐसा कुछ मतलब मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, उनकी ऐसी सोच आपका कहना है। सोच थी। वो कमी कहाँ शिवराज सिंह में आप महसूस करती हैं? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहती कि मैं उतना उनसे जुड़ी नहीं हूँ और मुझे जानकारी नहीं है। मैं सही पूछो तो आप जिनसे मैं 20 साल से जुड़ी हूँ कमलनाथ दादा से, तो मैं उनके बारे में हर चीज़ जानती हूँ और इनसे इतनी जुड़ी नहीं हूँ। जैसे बीजेपी में भी समर्थन था तो मैं सब में ज़्यादा जुड़ी हूँ नरोत्तम भैया और भूपेंद्र सिंह जी से। आज अगर कुछ है मतलब भाई साहब से भी मिलती हूँ, शिवराज सीएम जी से? साहब से, हाँ। उनसे भी कभी-कभार मिल लेती हूँ। पर जो भी मेरे काम होते हैं, जो भी कुछ भी होता है तो नरोत्तम भैया और भूपेंद्र सिंह जी ने पूरा वादा निभाया है मेरे साथ। वो कभी कमी नहीं रखते हैं, हर चीज़ में मेरे साथ देते हैं, ऐसे हैं मतलब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आपके बीच-बीच में जब 17 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, उस समय ये बात आई थी कि आप शायद कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं या उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। फिर जब बीजेपी की सरकार आई, कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद भी ये चर्चाएँ चली कि रामबाई बीजेपी में भी जा सकती हैं। ये चर्चाएँ सिर्फ़ मनगढ़ंत हैं या उनके पीछे कहीं कुछ ठोस आधार भी है? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप मुझे एक भी वीडियो चैनल में दिखाएं, एक भी प्रमाण लाएं मेरे पास कि मैंने ये बोला हो कि दादा ने बोला है। हुँ। उनने मुझसे ये बोला कि मैं तुझे मंत्री नहीं बना सकता हूँ, मैं मेरी मजबूरी है और तुझे कभी कोई कमी नहीं होएगी, चाहे क्षेत्र के तू विकास की बात कर। आज जितने रोडों के टेंडर उस समय पे लगे हैं पीडब्ल्यूडी से, वो दादा की वजह से लगे थे। बीजेपी की सरकार आई, उनने टेंडर निरस्त करवा दिए, लगे लगाए। आज स्थिति खटियों पर खाट पे लेके जा रहा है लोगों को, ऐसी खराब स्थिति है रोडों की, लेकिन लगे लगाए टेंडर निरस्त करवा दिए। तो मंत्रिमंडल की जो बात थी उनने मुझसे कभी नहीं बोला दादा ने। वो मैं अपनी तरफ से ज़रूर उनसे लड़ती रहती थी कि मंत्री बनाए, पर उनने कभी बोला नहीं। और दादा की एक ऐसी खासियत थी कि मैं कुछ भी बोलूँ मीडिया में, कभी उनने बुरा नहीं माना, कभी भी नहीं माना उनने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और बीजेपी में जब मैं थी, बीजेपी में जब मतलब हूँ अभी सपोर्ट में, तो बोला मुझसे, पर नहीं मनाया। अच्छा, आप आपसे ये वादा किया था कि आपको मंत्री बनाएँगे? जी बिल्कुल, जो अब क्योंकि आपके पास पहले की भी बाइट है, हाँ, अब एक की भी बाइट है, वो तो मैं झूठ इसलिए नहीं बोल सकती कि आपके पास प्रमाण है। हाँ। जो है सत्य तो मैं बोलूँगी। तो ये वादा खिलाफ़ी का नुकसान आपकी क्षेत्र की जनता को भी हो रहा होगा? नहीं, मेरी जनता को मंत्री और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो विधायक हूँ, काम तो मेरे बराबर बीजेपी करती है। नहीं, ऐसा जैसे अभी आपने बताया कि जब आपके टेंडर हुए वो निरस्त कर दिए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की जो सरकार है वो विधायक का क्षेत्र देख के कि वो विधायक बीजेपी का है या किसी अन्य पार्टी का है, उस आधार पर विकास के काम कराती हो? देखिए, ये तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि ये ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसी राजनीति समझ में नहीं आती है कि मैं तो सिर्फ़ इतना ही समझती हूँ कि आप अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। मैं थोड़ी, मेरी समझ में, मैं इसमें ध्यान भी नहीं देती, पर मेरी विधानसभा में क्षेत्र में कई रोड ऐसे हैं जो जो लोग आज भी घटनाएँ हो जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जैसे अपने जे भरोटा, तालगाँव, ये गाँव हैं जहाँ पे आज भी खाट पे लोगों को लेके जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बरसात में बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। इसको लेके मैं सीएम से स्वयं मिली ने, मैंने निवेदन किया कि ये टेंडर लग गया था, इसको आप बनवा दें भाई साहब। इसके पर जीजा भूपेंद्र सिंह जी से भी बोला, भाई साहब नरेंद्र इनसे अपने नरोत्तम जी। नरोत्तम भैया से भी बोला। उनने बोला, उनने दोनों जनों ने उस विभाग के अधिकारी को भी फ़ोन लगाया और अधिकारी बढ़िया हैं, मैं उनसे मिली हूँ। तो उन्होंने बोला टेंडर लगा था तो बनेगा। तो मैंने कहा, बोला कब बनेगा? ये स्थिति है। अब जो आपने अभी पूछा कि ऐसा मैं अन्य पार्टी से हूँ तो इसलिए तो नहीं। मैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकती कि सोचते हैं वो लोग कि नहीं सोचते, पर वो टेंडर निरस्त हुए तो आप बोल रहे हो तो शायद हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे राहुल लोधी ने कांग्रेस बदल के बीजेपी में आ गए, लेकिन चुनाव हार गए। अब सचिन बिरला अभी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं।
तो ये इस तरह से जो दल बदल चल रहा है और उसके बाद फिर वो बीजेपी उनको किनारे कर देती है, कहीं ये आशंका आपके मन में तो नहीं आई जिसके कारण आप बीजेपी में जाने से रुक गई हो? जी हाँ। हैं? जी, इसलिए कि भाई क्योंकि प्रलोभन सबको मिलते हैं, आप प्रलोभन में नहीं आई होंगी मैं समझता हूँ, या जो भी आपके सिद्धांत रहे होंगे उन सिद्धांतों का आपने पालन मैं किया। अपने सिद्धांतों से, जो मैं सिद्धांतों पे हूँ, वो मुझे बीजेपी कभी स्वीकार नहीं कर सकती, और मैं अपने सिद्धांत कभी अपने जीते जी बदल नहीं सकती। जो सत्य है, जो है, मैं कभी वो नहीं कर सकती। इसलिए मैंने विचार तो मैंने कभी किया ही नहीं है। जो भी मुझे बोला कि बीजेपी में आ जाओ, तो वही मैंने चर्चा की कि ऐसा है, तो मैं सोच रही, पर मैंने अंतरात्मा से कभी नहीं सोचा। और मैं दल बदल बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बीएसपी में ही रहना चाहती हूँ और बीएसपी से ही चुनाव लड़ूंगी, और मैं अपनी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है कि कभी मुझे कुछ भी कहने से मना नहीं करती। एक बात और, मायावती जी से आपकी कब से मुलाकात नहीं हुई? और अब मुलाकात तो अभी जब से ये घटना हुई है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। और सब परिवार बंद है ही, 20 लोग बंद हैं, जी। तो मैं अकेली ही हूँ भैया। अभी क्षेत्र में मेरा बेटा कंप्लीट चल भी नहीं पाता, लेकिन जनता ने मुझे इतने विश्वास से जिताया, तो मेरा बेटा बोल भी नहीं उतने अच्छे से क्लियर पाता है और चल भी नहीं पाता, लेकिन दूसरों के भरोसे में क्षेत्र में निकालती हूँ कि बेटा तुम इतनी समस्या तो, क्योंकि घर पे भी भैया मेरे सुबह 8 बजे 9 बजे से लोग आ जाते हैं, तो मैं क्षेत्र में उतनी इसलिए नहीं जा पाती हूँ कि कोई गरीब आदमी आता है 100 रुपये लगा के, 50 रुपये लगा के, बस किराया भी बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की महंगाई आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि घर पे आते हैं तो इनको अगर मैं नहीं मिलूँगी, इनकी समस्या नहीं सुनूंगी, तो परेशान हो जाएंगे, तो मुझे रुकना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद रामबाई जी। बसपा में ही रहेंगी और बसपा से ही चुनाव लड़ेंगी, दल बदल मेरे दिमाग और दिल में नहीं है। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी मजबूती है और मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे साथ विश्वास है। कैमरामैन फैजान के साथ विनोद तिवारी, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल।